नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 18,000 से भी ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में 47 पार्टियों ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी को अपनी राय दी। 32 पार्टियों ने इसके पक्ष में अपनी राय दी है, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। इस कमेटी के सुझाव के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ करवाए जाने चाहिए। ये पहली बड़ी सिफारिश की गई है। बार बार चुनाव होने से देश का विकास बाधित होता है और आर्थिक बोझ पड़ता है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ करवाए जा सकते हैं, ये सुझाव दिया गया है। यह भी कहा गया है कि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के यानी पंचायत और निगम के चुनाव करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार करे। अभी तक ये होता है कि विधानसभा लोकसभा के लिए अलग होती है, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अलग तैयार होती है। त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा होने पर अविश्वास प्रस्ताव की वजह से अगर फिर से चुनाव कराने की नौबत आती है तो फिर क्या होना चाहिए? लोकसभा या विधानसभा का टर्म लोकसभा के बचे हुए टर्म तक ही होगा। रिपोर्ट में चुनाव आयोग, विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी इसमें शामिल की गई है। और आपको बता दें कि देश में पहले तो एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते आए थे, लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने या फिर सरकार गिरने के चलते ये परंपरा टूट गई। देश में कब वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, एक बार नजर डाल लेते हैं। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। तब से लेकर के 67 तक सारे विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ ही करवाए जाते थे। 1968 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। 70 में लोकसभा भी समय से पहले भंग हुई। 70 के बाद एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। इसके बाद अलग अलग चुनाव होने लगे। तो ये एक कुल मिलाकर के आज रिपोर्ट में आया है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ओपी रावत जी हैं, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। रावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आज रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसमें यह कहा गया है कि एक साथ पूरे देश में चुनाव होने चाहिए। आपकी नज़र में क्या ये करवा पाना संभव है? मुझे इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस नहीं होती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब भी चुनाव आते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, वो सारी मशीनरी कंसर्न गवर्नमेंट से उधार ले लेते हैं उस पीरियड के लिए, उनको ट्रेन कर देते हैं और समय सीमा में इलेक्शन डिलीवर कर देते हैं। अब इसमें एक चीज होगी कि एक साथ होना है ये लोकसभा विधानसभा, और बाद में कमेटी की रिपोर्ट में ये है कि लगभग 100 दिन के अंतराल में म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के भी चुनाव किए जाएं। तो मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं महसूस होती। बस सिर्फ 2-3 चीजें करनी होंगी, जो कमेटी ने भी कहा है कि कुछ अमेंडमेंट्स करने होंगे आर्टिकल 83, 172, जिससे कि उनका कार्यकाल के बारे में हो जाए। फिर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के रूल्स हैं, ये सब अमेंडमेंट्स हो जाएं, और कुछ लॉजिस्टिक्स जैसे नंबर ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा लगेगी। अभी इलेक्शन कमीशन जो है 2 मिलियन से काम चला लेता है, लगभग 4 मिलियन चाहिए होंगी, 40 लाख लगभग चाहिए होंगी। तो उनको मैन्युफैक्चर कराने, खरीदने के लिए राशि, समय, ये सब चाहिए होगा। तो वो कमेटी ने भी लिखा है, तो मुझे लगता है कि वो सब मिल जाने पर इलेक्शन कमीशन करा सकेगा। जी, लेकिन इसी बात को लेकर कई प्रश्न भी हैं, कई तरह की अड़चनें भी लगातार गिनाई जाती हैं। यह भी पूछा जाता है कि अगर कोई सरकार बीच में ही गिर जाती है, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, तो फिर वैसी परिस्थिति में क्या होगा? देखिए, उसमें 2-3 विकल्प इलेक्शन कमीशन ने सुझाए थे 2015 में, कि अगर संभावना इस तरह की है कि इस समय बहुमत नहीं हो रहा, लेकिन किसी और के साथ, किसी और के नेतृत्व में बहुमत हो जाएगा, तो वो विकल्प खोजना चाहिए। अगर ये बिल्कुल भी संभावना उसकी नहीं हो, तो उतनी अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे, जिससे कि वो फिर से लोकसभा के चुनाव के साथ सिंक्रोनाइजेशन में आ जाए। तो इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। पर इसका मतलब, रावत साहब, मतलब ये भी है कि फिर दोबारा चुनाव कराने होंगे, तो इसका मतलब तो कि बार बार चुनाव होंगे तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, फिर तो बात तो वही हो जाएगी। देखिए, खर्चे के मामले में अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि एक साथ चुनाव कराने से खर्चा कम होगा या बढ़ेगा।
और अभी भी पूरे विश्व में भारत का निर्वाचन आयोग जो है सबसे सस्ता चुनाव कराता है, लोएस्ट एक्सपेंडिचर, $1 ए वोट। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ खर्चे के लिए हमें एक एक देश एक चुनाव की बात करनी चाहिए। खर्चे से कोई संबंध इसका नहीं है। अगर खर्चा घटेगा या बढ़ेगा तो भी 12-13 हजार करोड़ रुपए होगा। जहां 20 लाख करोड़ से ऊपर का बजट होता है वहां ये पिटेंस है, बहुत छोटी सी चीज है। एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो एसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए, उसके लिए अगर 12 हजार की जगह 13 हजार खर्चा होगा तो इट डजेंट मैटर। तो फिर अगर ये पता नहीं कि खर्चा बढ़ेगा या फिर कम होगा, तो फिर एक देश एक चुनाव कराने का फायदा क्या है? विपक्षी पार्टियां भी यही कहती है कि जैसा चल रहा है आप वैसे ही चलने दीजिए। इसके फायदे सबसे बड़ा तो ये है कि ये रोज राजनीतिक दल दंगल के मूड में रहते हैं और विजय होना चाहते हैं कि विजयी हो। आपने देखा होगा पिछले वर्षों में लगातार इलेक्शन मोड, लगातार जीत, लगातार उसी के लिए मीडिया वॉर, विज्ञापन, यही सब चलता रहता है। काम करने के लिए अलग से उनके पास कोई समय नहीं है। तो जो स्थायी स्थायी सिविल सर्विस है उसी के भरोसे रहते हैं और थोड़ा बहुत टाइम उसमें लगा पाते हैं। विधानसभा लोकसभा की बहस का स्तर देखिए आप, किसी भी मामले में कोई ज्ञानवर्धक बहस हो ही नहीं पाती है, क्योंकि किसी के पास पढ़ने का समय नहीं है, किसी के पास एनालाइज करने का समय नहीं है। सबको चुनाव में जाना है, प्रचार में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव हो जाएंगे 2-3 महीने में, तो फिर पूरे 4.5 साल अवेलेबल होंगे इनके लिए कि वो फोकस कर सकें कि आम जनता के क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा रिसोर्स क्या है, मोबिलाइज कैसे करना चाहिए। वो एक सबसे बड़ा अंतर पड़ेगा। लेकिन अभी जो अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, ये जो व्यवस्था चल रही है, इसके पक्ष में एक दलील ये भी दी जाती है रावत साहब कि इससे जनता की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाती हैं। आंदोलन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए तो सरकार पर दबाव बना रहता है और सरकारें जो अपने मनमाने फैसले नहीं कर पाती, तो इसका फायदा सीधा जनता को एक तरह से होता है। ये सही कहा आपने, और उसका परिणाम भी आप देख रहे होंगे कि मेला लग जाता है फ्री बीज का। आप 1200 दोगे, हम 3000 देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और चुनाव निपटा लेते हैं बस। तो ये चलने लगता है। ये अच्छा है या कि पूरा अध्ययन करके, पूरा एनालाइज करके सब लोग बैठ के बात करें, एक सर्वानुमति से निर्णय हो कि भाई इस तबके को इस तरह की जरूरतें हैं और जिनका निकाल किया जाना बहुत जरूरी है, उनके लिए रिसोर्सेज मोबिलाइज करना जरूरी है, और उन पर हमें आगे काम करना है ताकि देश आगे बढ़े, ना कि सिर्फ हमें फ्रीबीज बांट के चुनाव जीत लेना है, बस उतना ही काफी है। जी रावत साहब, एक दूसरा विषय भी अभी चल रहा है, वो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का। विपक्ष विरोध कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसके बाद जो व्यवस्था बननी चाहिए थी वैसी व्यवस्था सरकार ने नहीं बनाई है। यह भी कहा गया कि दसियों नाम सामने रख दिए गए, अध्ययन करने का समय नहीं मिला, स्क्रूटनी नहीं हो पाई और चयन प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया है। देखिए, चीफ जस्टिस को सजेस्ट किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कि जब तक आप कानून नहीं बनाते आर्टिकल 324 की मंशा के अनुसार, तब तक इस कमेटी के द्वारा सिलेक्शन किया जाए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन हो। वो एक आदर्श व्यवस्था उन्होंने सुझाई थी और एक बहुत मेच्योर डेमोक्रेसी के लिए वो बहुत ही अच्छी चीज होती। लेकिन अभी इंडिया जो है या भारत जो है वो मेच्योरिंग डेमोक्रेसी की स्टेज पर है। धीरे धीरे हम मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी देश की हिस्ट्री में या उसकी मेच्योरिटी के लिए 70 साल कुछ नहीं होते। डेमोक्रेसी अमेरिका की 400 साल पर, वहां पे भी गड़बड़ियां हो जाती हैं, परेशानी आ जाती है। हम लोग मेच्योरिंग डेमोक्रेसी हैं, हम लोग भी आदर्श व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। जैसे आप देखिए, पहले पूरा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार ही कर देती थी, एग्जीक्यूटिव सजेस्ट करता था, प्रेसिडेंट दस्तखत कर देते थे और नियुक्ति हो जाती थी। उससे एक स्टेप बदलाव हम लाए हैं इस बिल के जरिए। जो नया कानून बना है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले की पहल है उसके तहत अब लीडर ऑफ अपोजिशन का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रावत साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मामले को। और एक देश एक चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने बीजेपी पर सवाल उठाए।
How can there be one nation, one election when the current regime is not accepting the people's mandate? The operation Lotus that is prevalent to lure MLAs and have elections again and again and again. What about that? वहीं बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि एक देश एक चुनाव देश के हित में है। इस देश में 1951 से कई सालों तक एक साथ ही चुनाव होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी तो इस बात को कई बार रखा है, भाई एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उस चुनाव के लिए लगे रहते हैं, उसके बाद 5 साल तक काम कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग में खाली 2 पदों को आखिरकार भर दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल की आज अहम बैठक हुई। इसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त बनाने पर मुहर लगाई गई है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वे गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं। वहीं सुखबीर संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव के साथ साथ एनएचआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। कमेटी में शामिल कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बैठक शुरू होने के 10 मिनट पहले मेरे पास 6 नाम आए। इतने कम वक्त में सभी की प्रोफाइल की जांच करना असंभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तो होना ही था, यह महज औपचारिकता थी। हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे थे। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि चुनाव आयोग आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करता है। ज्ञानेश कुमार, अच्छा केरल के है वो ज्ञानेश कुमार, मतलब यूपी के डोमिसाइल है, लेकिन केरल की ऑफिसर है। केरल के ऑफिसर और एक है मतलब बी संधू। यूं कि मेरे पास कोई तो ज्यादा जानकारी नहीं है, अचानक ये सारी जानकारी आप लोग अभी अभी दे रहे हैं मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले। मैं उतने महाज्ञानी तो नहीं है कि सारे इनको आता पता ढूंढ ले, लेकिन जो प्रोसीड्यूरल जो लकूना है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो होना ही है। पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहेंगे वही होंगे, क्योंकि 212 जन के नाम मेरे पास थे। वहां जाके देखते 6 नाम, और 6 नामों में सरकार की तरफ से प्रपोजल आई और बहुमत है उनको। मैं क्या करें। तो हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। राजीव, हमने सुना अधीर रंजन चौधरी को प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं कि जो प्रक्रिया उसमें कई खामियां हैं। नाम तो पहले तय कर दिए गए, उनके सामने रख दिए गए, उन्हें केवल मुहर लगाने के लिए कह दिया गया, लेकिन उन्होंने मुहर नहीं लगाई है। और क्या क्या उन्होंने कहा है अपने डिसेंट नोट में? देखिए, अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी थी कि जो इसमें प्रक्रिया का जो पालन होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि पहले जब स्क्रीनिंग कमेटी की जब नाम तय किए जा रहे थे तब उन्होंने कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और उसमें लिखा था कि आप मेरे पास जो है जो नाम शॉर्टलिस्ट जो कर रहे हैं वो कम छोटा दीजिए, नंबर दीजिए। तो उन्होंने पहला बात उन्होंने कहा कि नहीं दिया। और कल जब रात को 10 बजे जब दिल्ली पहुँचते हैं तो 11-12 बजे के लगभग कल रात को जो है उनके पास जो है 212 लोगों की लिस्ट थमाई जाती है कि इनमें से कोई 2 जो है चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतना जल्दी 12 घंटे के अंदर जो है कैसे वो 212 नाम को देख पाएंगे, उनके बारे में जान पाएंगे, उनके बारे में स्क्रूटनी कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल एक बोला कि असंभव वाली बात थी। बोले उसके बाद जैसे वो मीटिंग के लिए जाने के लिए तैयार होते तो मीटिंग से ठीक 10 मिनट पहले उनके पास 6 नाम थमा दिए जाते कि 6 नाम में से आप तय कीजिए और आप भी बताइए कि आप इनमें से कौन कौन नाम बताए। बोले कि 6 नाम जो बताए गए उनके बारे में स्क्रूटनी करना संभव नहीं था। तो ये एक महज एक औपचारिकता निभाने के लिए मुझे बुलाया गया था। चूंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लोकसभा में एक बड़े दल के नेता है वो कांग्रेस पार्टी के, इसलिए उनको बुलाया गया था। और उन्होंने कहा कि चूंकि ये बहुमत का फैसला होता है, यहाँ पर इस तरह के कानून है, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, इस कारण औपचारिकता निभाने के लिए उनको बुलाया गया। उन्होंने एक डिसेंट नोट दिया है। उन्होंने कहा कि ये चयन की जो प्रक्रिया है उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। जी, शुक्रिया आपका राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।
किसान महापंचायत में हजारों किसान पहुंचे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर वादा खिलाफी का सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया। किसान महापंचायत ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध किया जाएगा। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में 23 मार्च को लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जाएगा। किसान का जो चाहे वो ग्रेन्स है, चाहे वो पल्सेस है, चाहे ऑयल सीड्स है, वो जो उसमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो है उसको हम C2 50% के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वो परसेंटेज कोई खास नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, बढ़ाते हैं 23 फसलों पर बढ़ाते हैं, लेकिन खरीद होती नहीं है। पंजाब हरियाणा को छोड़, पंजाब हरियाणा में 2 फसलों की खरीद होती है। इसलिए हम कहते हैं कि C2 50% फार्मूला जो आपकी कमेटी, आपके कमीशन ने कहा था, उसको इम्प्लीमेंट करो। नंबर वन। नंबर टू, आप इसकी खरीद की गारंटी भी करो। हम किसके पास जाए? पाकिस्तान सरकार के पास जाए इसको खरीदने। ये आंदोलन लंबे चलेंगे। इनको पुलिस तंग करेगी, इनको अधिकारी SDM तंग करेगा। ये पंचायत चुनाव है तो ये तो ट्राली तो है ना कि इनको कौन कौन रोकता है। कुछ सियासी संदेश भी आपने दिया है। लोकसभा चुनाव है, 2 महीने के बाद में लोकसभा चुनाव है। अरे जिसको जहाँ वोट देनी दे लगा, अगर ये खुश होंगे सरकार तो वहाँ दे लेंगे, जिससे नाराज होंगे तो किसी दूसरे को दे लेंगे। अच्छा। और हम क्या को डंडोरा पीट क्या करेंगे काम। अच्छा। तो जो आपने जो बताना था, बताना सब बता दिया, इन्हें सब समझ में आ गया इनकी। अच्छा। अच्छा राकेश जी, अब इसके बाद क्या? इसके बाद में गांव देहात में मीटिंग करी जाएगी। अच्छा। जो अपने संगठन है उसको मजबूत करें। मजबूत करेंगे। CAA को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों में काफी गुस्सा है। आज दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि शरणार्थियों के आने से अपने देश के लोगों की नौकरी पर खतरा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वे पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहाँ बसाना चाहती है। तो देश की बात में इतना ही। नमस्कार।